जिस वक्त बजटी मेजर सामने आए हैं उस वक्त है कि हमने एक स्टिमुलस देखा है प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट के अंदर। पिछले चंद हफ्तों के अंदर हमने देखा है कि उसमें काफ़ी एक एनर्जी नज़र आ रही है और अभी भी काफ़ी वाइब्रेंसी है इसके अंदर। और अब ये गवर्नमेंट ने जो मेजर्स अनाउंस किए हैं जिसमें बायर्स के लिए, सेलर्स के लिए और इससे रिलेटेड जो मामला हैं उसके अंदर कंसेशन ऑफर किए हैं, तो इसकी टाइमिंग, इसकी इंपॉर्टेंस और ये जो कंसेशन आए हैं, क्योंकि असल तो ये है कि ये रियल एस्टेट सेक्टर, ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर करे ताकि इकोनॉमी पूरी घूमे, तो मीनिंगफुल है ये जो अभी गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन की प्रमोशन के लिए आपको पता होगा कई महीनों से प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी मीटिंग कर रहे हैं और उनकी कमेटीज काम कर रही हैं और उन्होंने बहुत ही क्लियरली अपनी टीम को ये कहा था कि कंस्ट्रक्शन, एक तो अच्छी बात यह है कि अब गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का फ़र्क समझ गई। रियल एस्टेट जो फाइलें वाइलें होती हैं वो अलग चीज़ है, वो अनडिज़ायरेबल है, लेकिन कंस्ट्रक्शन तो बहुत ज़्यादा जो है डिज़ायरेबल है। आपको जो है इतना जॉब क्रिएशन, इतनी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो सपोर्ट करना, फिर इसके अंदर जो है वो जो जिस किस्म के लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड करना, तो ये सब जो है, और उनके ऊपर टैक्सेस भी इंडस्ट्री से ज़्यादा है। कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो वो सारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर कर रहा होता है तो वो इंडस्ट्री से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो ये टैक्स दे। तो अब गवर्नमेंट को वो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आ गई है और उसको वो इस जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने तो एक मीटिंग में क्या था कि भाई ये कंस्ट्रक्शन की प्रमोशन के लिए हर चीज़ को आप बुलडोज करें, शॉर्ट ऑफ IMF प्रोग्राम से हम एग्जिट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो करें। तो आई थिंक ये इसमें इनका जो है वो इस तरह से डायरेक्शन जो है वो नज़र आती है। मैं समझता हूँ, देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में टैक्सेस का रोल जो है ना वो इतना बड़ा नहीं है। मुझे जो तजर्बा है उसमें ज़्यादा जो है 2-3 चीज़ें हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ मॉर्गेज फाइनेंसिंग, ये आई थिंक सबसे नंबर 1 चीज़ है। और जो लोग घर ख़रीदते हैं उनके पास रिकंसाइल्ड वेल्थ नहीं होती है। अगर कोई फैमिली आती है, बाप बेटा पैसे जमा करके, बेटी जमा करके, और वो सब अपने हैं, तो वो जब घर लेने आते हैं, हालांकि जो डेवलपर है वो चाहता है कि मैं जो है वो सब का सब जो है बाय चेक लूँ, और उनका जो बड़ा काम ही कैश से तो हो भी नहीं सकता, लेकिन उनको चूंकि वो ना होना, तो इस पर भी जो है वो स्टेक होल्डर्स ने और आबाद ने इनको कहा कि भाई आप पहला घर पे जो है अगर उसका परचेज बाय करे तो उसको 100 मिलियन रुपीस तक जो है वो आप ना पूछें। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, ये चीज़ हम जो है कर सकते हैं और इसको हम फेवरेबली देखेंगे। और ये जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग किया, और ख़ास तौर पे इनका जो मेरा घर वज़ीर आज़म स्कीम है, 5% पे जो है 10 साल के लिए 1 करोड़ रुपया आपको जो है वो ये ऑफर कर रहे हैं। और ऑलरेडी उन्होंने आज बताया कि 91 बिलियन रुपीस जो एलोकेट किए हैं, 11 बिलियन डिस्बर्स भी हो गए। तो वो आई थिंक रियल काम है। और मैं देख रहा था कामरान भाई की, जो मैं अगर होता ना प्राइम मिनिस्टर, तो पहला काम तो मैं ये करता कि जितनी भी गवर्नमेंट लैंड बैंक है उन पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो है वो कंस्ट्रक्शन अनाउंस करता। तो आप रोज़गार जो है, हमारा एक कैलकुलेशन बताता है कि 3.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तानी बताते हैं इस पर 1 जॉब क्रिएट होता है। और अगर एवरेज आप और भी कुछ थोड़ा सा ले लें तो मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान जो है वो 10-15 ट्रिलियन की जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करे, जो मार्केट में पैसा मौजूद है, जो मिलेगा, एपिटाइट उसका है, तो आप इमेजिन कीजिए कि कितनी इंडस्ट्रियाँ चल जाएंगी, कितना रोज़गार जो है वो मिलेगा। पहला काम तो जो है मैं समझता आसान तरीन काम है, जिसको लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं। तो वहाँ बहुत गुंजाइश है और इस पर आई बिलीव कि हम और प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करेंगे। सुलेमान साहब, इसमें इन्होंने टैक्सेशन में तो ये प्रॉपर्टी और माफ़ कीजिएगा ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है हमारा, इसमें तो इन्होंने इंसेंटिवाइज किया है बिल्कुल, और फिर उसके साथ साथ जो है ये मॉर्गेज स्कीम्स और ये जो मेरा घर वगैरह स्कीम्स और काफ़ी कंसेशंस दिए हैं। ओवरऑल ये सिर्फ रेटरिक नहीं लग रहा, इसमें थोड़ा सा सब्सटेंस भी नज़र आ रहा है कि ये इस सेक्टर को जो है ये स्टिमुलेट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और अगर आप इसको चेयरमैन नैब का हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले का जो बयान था, जिसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि जो फाइल खरीदने बेचने का सिस्टम है इसको नैब डिस्करेज कर रही होगी और इसको खत्म कर दिया जाएगा, मेरा ख्याल है वो भी काफी हद तक एक स्टिमुलस बनेगा कि यहाँ पे जो सीरियस लोग हैं जो इस वक्त घर बनाना चाह रहे हैं या वो खरीदो फरोख्त वही करें जो कि कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करें, ताकि इससे रोजगार और जो बाकी
20 से ज्यादा सनतें इसमें शामिल हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, उनका पहिया चल सके। तो दैट इज वेरी गुड इनिशिएटिव। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये जो मॉर्गेज स्कीम पे इंटरेस्ट रेट है, ये वही इंटरेस्ट रेट है जिस वक्त आज इंग्लैंड में चल रहा है, यानी 5% इंटरेस्ट रेट जो है, यही इंटरेस्ट रेट आपको इंग्लैंड में इस वक्त मिलेगा। तकरीबन इतना ही इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको कनाडा में मिल रहा है या बाकी जगहों पे मिल रहा है। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट को यहीं पे रखते हैं तो कम से कम ये जो पहले घर वाले 100 मिलियन तक का जिनको लोन चाहिए, उनको काफी हद तक ये एक मौका फराहम करेगा कि वो ना सिर्फ ये कि अपना घर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर सके, बल्कि इससे लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड कर सके। अगर इसको डॉक्यूमेंट किया जाता है तो वो जो टैक्स एवेजन की सेक्टर थी वो भी खत्म हो रही होगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या रियल एस्टेट इसलिए नहीं बैठी थी कि यहाँ पे टैक्स ज्यादा है। इसमें जो दूसरा चैलेंज है वो ये भी है कि इसको अगर हमें डॉक्यूमेंट करना है और इससे बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू जनाब मोहम्मद औरंगजेब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मिनिस्टर साहब ये फरमाइएगा, अभी हमारे साथ अरे भाई ये जो ये ओवरऑल जो ये सूरत हाल बन रही है, इसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि अमन हो जाए रीजन में और ये जो जंग है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये सारा जो है ये डिसलॉज हो जाएगा अगर वो मामला ना हल हो तो। जी आई थिंक अभी तो मैं समझता हूँ कि इस डिफ़िकल्ट हालात में जो है वो लगता है चीज़ें अच्छी है। अमन हो जाए तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि ईरान अगर खुल गया पाकिस्तान के लिए तो वो तो बहुत बड़ा गेम चेंजर जो है होगा। और पाकिस्तान ने अपने आप को जिस तरह एक जो पीस मेकर के रोल में जो है प्रोजेक्ट किया दुनिया भर में, और उसकी जो जिस तरह के गुडविल डेवलप हुआ है उसके बहुत बेनिफिट आने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बाकी। पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं ना, यानी ज़ीरो है, जाने को तो कुछ भी नहीं है, आने को ही है सब कुछ। तो आई बिलीव कि वहाँ जो है वो हम सही सही सेक्टर सही प्रोजेक्ट जो है वो टारगेट करें और ऑफ़र करें। तो हम जो SIFC के मेन्यू में भी जो चीज़ें थी कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनर्जी, ये सारी, और इसको कंस्ट्रक्शन को भी इसमें जो है वो शामिल करना चाहिए, और IT को इसमें जो है वो अगर तरीके से हम बैठ कर करें। और आई थिंक उसको तो बिल्कुल एक प्राइवेट सेक्टर सेल की तरह काम करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी, कि हम ये चीज़ें हैं, ये जगह है, इधर इसकी इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ये हम लोगों को ऑफ़र करते हैं और ले आएँ। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत जो मैं इंटरेक्ट करता हूँ जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ भी, उनका भी बहुत एपिटाइट है, और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है। अब हम सऊदीज़ के साथ, कतरीज़ के साथ जो है वो जो हमारा इंटरेक्शन होता है तो वो दे आर लुकिंग एट पाकिस्तान फेवरेबली। लेकिन हमारा प्रॉब्लम कहाँ जाता है, वो ये आ जाता है कि हम सही प्रोजेक्ट उनको प्रेजेंट करने से जो है कासिर होते हैं। तो उसके लिए अच्छा होमवर्क करके उनको करें। तो ये जो आप जिसने बात की कि इंशाल्लाह ये पीस हो जाएगा, तो पीस होने के बाद ईरान का खुलना और बाकी हमारा अच्छा गुडविल जो है वो डेफिनेटली, और फिर ये चीज़ें हम टैक्स को कम करें, इंटरेस्ट रेट को कम करें, एनर्जी प्राइसेस को जो है वो कम करें कि जिसकी वजह से हम इनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। और उस डायरेक्शन में भी अगर हम बता दें कि भाई हम ये डायरेक्शन है, 2-3 साल में हम यहाँ पहुँच जाएंगे, तो भी आई बिलीव कि लोग जो है कमिटमेंट, क्योंकि जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है वो 2-3-4 साल लगता है उसको प्रोडक्शन वगैरह में आने में। तो उस बेसिस पर भी लोग जो है वो, और फिर हमें बहुत बड़ा एडवांटेज आबादी का है। तो आबादी का है ये, जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए सैलरी वगैरह के ऊपर टैक्स वैक्स कम किया है, तो वो आई थिंक वो मिडिल क्लास को उसको अभी